अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काशिफ इकबाल इज़ हेयर। हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9। उसमें हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। उसमें हमने प्लांट्स का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था और उसमें हमने ये भी बताया था कि प्लांट्स को दो मेजर ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है। एक मेजर ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का, जिन्हें हम लोग नॉन वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं, और दूसरा जो ग्रुप है उसे ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं, जिन्हें वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के मुतालिक। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके अंदर कौन सी अडाप्टेशंस पैदा हुई हैं जिसकी वजह से ये ज़मीन के ऊपर रहने के काबिल हुए। इससे पहले कोई भी प्लांट्स नहीं, इब्तदाई तौर पर जो प्लांट्स थे यही ब्रायोफाइट्स ही थे। इससे पहले एलजी मौजूद थी। एलजी के अंदर चेंजेस आई, एलजी के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ तो उससे ब्रायोफाइट्स पैदा हुए। तो एलजी इसके अबाव अजदाद हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स के जो फोर फादर्स हैं, प्लांट्स के जो अबाव अजदाद हैं वो एलजी हैं। अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो डैम्प और शेडी प्लेसेस के ऊपर रहते हैं, यानी कि जो नमी वाली जगह होती है वहां पर ये रह सकते हैं। बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट में ये सरवाइव नहीं कर सकते। तो क्योंकि इब्तदाई तौर पर ये पानी में रहने वाले थे, मतलब जो एलजी है ये पानी में रहते थे, जब ज़मीन पर रहना शुरू कर दिया तो इब्तदाई तौर पर ये डैम्प प्लेसेस में थे जहां पर नमी मौजूद होती है। हम इन्हें एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं। इन्हें एम्फीबियस प्लांट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। आमतौर पर हम लोग एम्फीबियस का मीनिंग इस तरह से लेते हैं जिस तरह से एनिमल्स में हम लोग कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो पानी और खुश्की दोनों जगहों पर रह सकते हैं, तो हम लोग उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ऐसे प्लांट्स जिनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियस प्लांट्स कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आता है। उसके बाद है नो वास्कुलर टिश्यूज। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वास्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होती। वास्कुलर बंडल्स दरअसल ऐसी नालियां होती हैं जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं। इन वास्कुलर बंडल्स के ज़रिए से पौधों के अंदर पानी की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है और खुराक की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब चूंकि इनके अंदर ये टिश्यूज मौजूद नहीं है, ये नालियां मौजूद नहीं है, तो हम लोग इनको क्या कहेंगे, नॉन वास्कुलर प्लांट्स। अब जब इनके अंदर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही मौजूद नहीं है तो इनके अंदर फिर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, इनके अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, इनके अंदर खुराक की ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो इनमें सिंपल डिफिजन के जरिए से इनमें वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ भी है, ट्रांसपोर्टेशन बाय द डिफिजन, के सादा डिफिजन के जरिए से जो मटेरियल्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं उन प्लांट्स के अंदर दो किस्म की जनरेशन्स होती हैं। ये भी मतलब ब्रायोफाइट्स हैं, ये भी प्लांट्स में काउंट होते हैं। अगर हम लोग इन प्लांट्स को देखें तो ये प्लांट्स की तरह नजर नहीं आते कि हम जिस तरह से कहते हैं कि प्लांट्स में रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होते हैं, तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इनमें ना तो रूट्स होती हैं, ना ही स्टेम होता है, और ना ही इनमें लीव्स होते हैं। लेकिन ये हैं प्लांट्स। बॉटनी की लैंग्वेज में हम लोग इन्हें प्लांट्स कहते हैं। तो इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें दो किस्म की जनरेशन हैं। एक है स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन। इसे स्पोरोफाइट जनरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्पोर्स पैदा होते हैं। ये डिप्लॉइड जनरेशन है। डिप्लॉइड जनरेशन को 2n से जाहिर किया जाता है। इसमें स्पोर्स पैदा होते हैं और ये स्पोर्स मियासिस के जरिए से पैदा होते हैं, इसलिए स्पोर्स आर हैप्लॉइड।
स्पोर्स को मैंने यहाँ पर 1n से शो किया है। स्पोर्स आर हैप्लॉइड, दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मियासिस। अब यही स्पोर्स जो हैं किसी सूटेबल प्लेस के ऊपर जाकर गिरेंगे, दे गिव बर्थ टू ए न्यू प्लांट, इनसे एक न्यू प्लांट पैदा हो जाएगा और ये जो प्लांट होगा ये गैमेटोफाइट होगा। और ये जो प्लांट बॉडी है ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी और इसमें जो गैमीट्स पैदा होंगे, इसमें जो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स पैदा होंगे, मेल गैमीट्स आर स्पर्म्स एंड फीमेल गैमीट्स आर एग्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोसिस। ये माइटोसिस के जरिए से पैदा होंगे। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मियासिस। स्पोर जो है वो मियासिस के जरिए से पैदा होते हैं और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड जनरेशन है, जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड जनरेशन है। अब ये जो गैमीट्स हैं, जब इन गैमीट्स की आपस में फ्यूजन होगी, जब इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और उससे एक न्यू प्लांट पैदा होगा और वो प्लांट कौन सा होगा? स्पोरोफाइट होगा। तो यहां पर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट हो रही है। स्पोरोफाइट जनरेशन इज कन्वर्टिंग इनटू द गैमेटोफाइट जनरेशन। तो इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट is a diploid generation while the gametophyte is haploid generation. Diploid generation is converting into haploid generation and haploid generation is converting into the diploid generation which is called as sporophyte. इसकी जो स्पोरोफिटिक बॉडी है उसको 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। मैं यहां पर इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी लिख रहा हूं। इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक है फुट, दूसरा है सीटा और तीसरा है कैप्सूल। अगर यहां पर हम लोग अल्टरनेशन जनरेशन की बात करें तो इसमें गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट जनरेशन है और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो लेस कंसिपिक्वस है। यहां पर मैंने रिसेसिव का वर्ड यूज नहीं किया। जब हम लोग जेनेटिक्स में डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की बात करते हैं कि एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, मैंने यहाँ पर एक को डोमिनेंट कहा है और दूसरे को लेस कंसिपिक्वस कहा है। दरअसल इन प्लांट्स में जो जनरेशन ज़्यादा वाज़े होगी हम उसे कहेंगे डोमिनेंट, और जो गैर वाज़े होगी जिसे हम लोग लेस कंसिपिक्वस कहते हैं उसे मतलब वो लेस कंसिपिक्वस कहलाती है। तो इसमें जो डोमिनेंट जनरेशन है वो गैमेटोफाइट जनरेशन है और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो लेस कंसिपिक्वस होती है और मोस्टली जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट जनरेशन फॉर इट्स नोरिशमेंट, फॉर इट्स प्रोटेक्शन, फॉर इट्स फूड। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट जनरेशन है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्पोरोफाइट अटैच विद द गैमेटोफाइट। अब इन प्लांट्स की सरफेस के ऊपर वैक्सी लेयर मौजूद होती है जिसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। इसी क्यूटिकल की लेयर की मौजूदगी की वजह से ही ये अपने अंदर पानी को कंजर्व करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। इनकी बॉडी जो होती है थैलस होती है, थैलाइड बॉडी। जिस तरह से आगे हम लोग मार्केंशिया के बारे में भी पढ़ेंगे, मार्केंशिया थैलाइड बॉडी। एल्गी की भी जो बॉडी होती है वो भी थैलाइड होती है। थैलाइड एक ऐसी बॉडी होती है, दैट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टू रूट्स, लीव्स एंड द स्टेम्स इज कॉल्ड एज थैलाइड बॉडी। तो इन ब्रायोफाइट्स की भी जो बॉडी है वो थैलाइड होती है। अब एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर हैं, जबकि इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं और इन सेक्स ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए उसके बाहर स्टीराइल कवरिंग भी मौजूद होती है।
इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें एंथ्रीडिया कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन्हें आर्चिगोनिया कहते हैं। तो ये थे सारे ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। और आमतौर पर जब हम लोग ब्रायोफाइट्स को देखते हैं तो इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये आमतौर पर सरफेस के ऊपर, ये सॉइल है, सॉइल की सरफेस के ऊपर ये ऐसे ही हॉरिजेंटली मौजूद होते हैं और बहुत साइज में ये छोटे होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिस तरह से मॉसेस हैं, उनमें इनमें रूट्स तो होती नहीं है लेकिन रूट लाइक इनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग राइजाइड्स कहते हैं। ये उन्हीं रूट्स का ही काम करते हैं। these rhizoids anchor the plants into the soil. These rhizoids absorb the water for the plants. तो ज्यादातर ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, ये हॉरिजेंटली लोकेट होते हैं सॉइल की सरफेस के ऊपर। अब ये इब्तदाई प्लांट्स थे जिन्होंने जमीन के ऊपर रहना शुरू किया था, तो इन्होंने अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेस पैदा की जिसकी वजह से ये जमीन के ऊपर रहने के काबिल हुए। जब कोई भी मैं आपको एक कॉमन से एग्जांपल देता हूँ, कोई भी जो जानवर है किसी नए एनवायरनमेंट में जाता है, अगर वो उसको अडॉप्ट कर लेता है तो वो वहां पर सरवाइव कर जाता है। अगर उसके अंदर अडाप्टेशंस पैदा ना हो सके, वो उस माहौल के मुताबिक अपने अंदर मुताबिकत पैदा ना कर सके, तो उसका सर्वाइवल जो है वो खतरे में पड़ जाता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स सरवाइव कर गए, इन्होंने जमीन के ऊपर रहना शुरू कर दिया। तो अब कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ये इस काबिल हुए कि ये जमीन के ऊपर इन्होंने रहना शुरू कर दिया? तो एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी, कि इनकी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर होती है। मतलब जिस तरह से अगर हम लोग इसमें सेल्स की लेयर्स देखें, जिस तरह से ये अपर एपिडर्मस लेयर है, इसमें काफी सारे मैंने यहाँ पर सेल्स शो किए हुए हैं, तो ये इसकी लोअर एपिडर्मस है। तो ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी है जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करना शुरू कर दिया। तो इसी मल्टी सेलुलरिटी की वजह से ही इनके अंदर पानी जो है वो कंजर्व होना शुरू हो गया। कंजर्व का मतलब होता है इनके अंदर महफूज होना शुरू हो गया, यानी कि इन्होंने अपने अंदर पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया, कुछ मल्टी सेलुलरिटी की वजह से। और दूसरी जो प्रॉपर्टी जो मैंने यहां पर लिखी है, ये जो मैंने क्यूटिकल लिखा है, ये वैक्सी लेयर होती है इनकी ऊपर सरफेस के ऊपर इस तरह से लेयर होती है। तो ये वैक्सी होती है जिसकी वजह से इनके अंदर वाटर की कंजर्वेशन होती है। अब इनके अंदर अब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी पैदा हुई। अब ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से, सॉइल से ये वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन प्लांट्स की खुराक है और इनकी बॉडी के अंदर अपर एपिडर्मस के अंदर और लोअर एपिडर्मस के अंदर छोटे छोटे पोर्स पैदा होना शुरू हो गए। इन पोर्स के जरिए से ही ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करती है, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज ए रॉ मटेरियल इन द फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से ये अपने राइजाइड्स के जरिए से ये वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं और ये जो वाटर है ये सिंपल डिफिजन के जरिए से इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी है इनके अंदर, हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ द गैमीट्स। ये आमतौर पर एमसीक्यूज में भी आता है कि इनमें दो किस्म के गैमीट्स पैदा होते हैं। इनमें जो मेल गैमीट्स हैं उन्हें हम लोग स्पर्म कहते हैं। मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस विद इन द मेल सेक्स ऑर्गन्स और मेल सेक्स ऑर्गन्स आर द एंथ्रीडिया। तो ये मैंने मेल का साइन लगाया है, और जबकि जो फीमेल गैमीट्स हैं जिन्हें हम लोग एग्स कहते हैं उन्हें हम लोग फीमेल गैमीट्स कहते हैं। और दीज फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज आर्चिगोनिया।
गोनियम। अब इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियस प्लांट्स बिकॉज दीज प्लांट्स नीड्स वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पर्म मूव इन ए वाटर कीमोटैक्टिकली। मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है कीमोटैक्टिकली, मींस स्पर्म्स मूव टुवर्ड्स द एग्स कीमोटैक्टिकली बिकॉज eggs secrete the chemical signals. These chemical signals are received by the sperms and sperms move through the water and reach towards the egg. यहाँ पर egg और sperm की आपस में फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि egg जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है, ये बाहर नहीं आता, sperm उस तक जाता है और जब इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बन जाता है और इब्तदाई तौर पर वो जो जाइगोट है वो आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग पीछे यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वो चंद करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये वो अडेप्टेशंस हैं जो इन प्लांट्स के अंदर पैदा हुई, जिसकी वजह से ये प्लांट्स जो हैं सॉइल के ऊपर सरवाइव करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप लोगों को मिल सके। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।